हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर कैमरा एंगल ठीक ना हो तो आई एम रियली सॉरी कि मुझे कैमरे को थोड़ा सा नीचे रखना पड़ रहा है। आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इसमें हमने कर लिया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर तक। जेड स्कीम को हमने पढ़ा था, जिसमें हमें ये पता चला था कि जो PS2 है, जो कि हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फर्स्ट जो फोटो सिस्टम होता है, उसे कहते हैं PS2, क्योंकि ये बाद में खोजा गया था ऑफ कोर्स, इसलिए। तो इसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो भरपाई होती है, पूर्ति होती है, वो करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। जब वाटर स्प्लिट होता है H+ और O में, यानी ऑक्सीजन में, जो कि आगे चल के O2 गैस बनाता है, तब वो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है हाइड्रोजन से, H+ बनता है एक प्रोटॉन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है फोटो सिस्टम सेकंड में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम तो ये हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, और जो आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका क्या मीनिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे। लेट मी चूज द ब्रश। हियर इट इज। राइट। तो यहाँ पे हम देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। Special substances like ATP carry this energy into chemical bonds. The process through which, one second, the process through which ATP is synthesized by the cell in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation. ATP synthesis कैसे होती है? जो एडेनाइन डाइफॉस्फेट है, या फिर आप सीधे कहें कि जो एडेनाइन आपका बेस होता है, जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके ऊपर 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। और फॉस्फेट लगे होते हैं मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ होता है एडेनाइन का। तो अगर आपका डाइफॉस्फेट है, उसमें एक फॉस्फेट लगता है, तो भी उसे फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। अगर मोनोफॉस्फेट है, उसमें 2 फॉस्फेट लगते हैं, तब भी उसे फॉस्फोराइलेशन कहेंगे, राइट। आगे देखते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्योंकि आपको पता है, जो वर्ड है फोटो, दैट मीन्स लाइट, और फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी की सिंथेसिस थ्रू एडिंग फॉस्फोरस या फिर फॉस्फेट ग्रुप इन एडिनाइन बेस। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस। व्हेन द टू फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट PS2 पहले वर्क करता है एंड देन PS1 काम करता है। दो उस प्रोसेस को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही आपकी जेड स्कीम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि साइकिल बन रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कभी भी लौट के अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। साइकिल उसे कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो वहीं वापस आए। इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला था उसे वहीं वापस आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके NADH के साथ, NADP+ के साथ मिलके NADPH बना लेता है, राइट। वन सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पे देखें कि जो ये वाली प्रोसेस है उसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। The two photosystem are connected through an electron transport chain, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। As seen earlier in the Z scheme, both ATP and the NADP H+, मैंने आपको बताया था कि H+, इसे क्यों कहते हैं, are synthesized by this kind of electron flow। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है डाउनहिल होता है, जो आपका एनर्जी ग्रेडियंट होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। When only PS1 is functional, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ PS1 ही फंक्शन कर रहा होता है। एक्चुअली यही एक रीज़न है। जो PS2 है वो PS1 के बिना काम नहीं कर सकता, बट जो PS1 है वो PS2 के बिना भी काम कर सकता है। इसीलिए PS1 की खोज पहले हुई थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में PS1 को ही देखा गया था। PS2 कभी कभी नहीं भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखा क्या गया कि PS1 जो है जब अकेले फंक्शन करता है, यानी PS2 जब नहीं होता है उसके साथ, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। क्योंकि जो आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाली चीज़ है, जिससे इलेक्ट्रॉन की भरपाई होती है, वो आपका प्रेजेंट होता है PS2 के पास। तो अगर आपका जो PS2 होगा ही नहीं, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहाँ से होगी? वो खुद से ही कर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है आपका PS2,
यानी जो आपका PS2 है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऊपर जाता है एक्साइट होके, एंड देन कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं जिनकी हम बात बाद में करेंगे, वो जो है इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये हाई पोटेंशियल वाले कंपाउंड्स होते हैं, ये बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि पोटेंशियल ऑलवेज रिलेट्स टू एनर्जी। तो हाई एनर्जी वाली चीज़ों को पकड़ने के लिए जो एक्सेप्टर हैं दैट इज ऑफ हाई पोटेंशियल, और वो जो है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू या फिर कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू भेजते तो हैं, लेकिन वो वापस PS1 के पास ही भेज देते हैं, कहीं और नहीं भेजते हैं, राइट। then we see then we see a possible location where this could be happening is in the stroma. स्ट्रोमा लेमेले किसे कहते हैं, ये मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि दो ग्रेना को जो ज्वाइन करती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर सिर्फ मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला या फिर इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। इसको अगर आप ढंग से समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो बीच वाली लेमेला होती है वहाँ पे PS2 प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जो एप्रेस्ड साइड होती है, यानी जो दो थैलाकॉइड के बीच वाली साइड होती है, वहाँ पे PS2 पाए जाते हैं। तो जब अकेली एक मेम्ब्रेन जा रही होगी दो ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जो दबी हुई हो, एप्रेस्ड हो, तो वहाँ पे PS2 प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है। रीज़न समझ रहे हैं आप, ये बातें आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगी, राइट। तो जो आपका PS1 है सिर्फ वही प्रेजेंट होता है, जो ग्रेना जो आपका सॉरी स्ट्रोमा लेमिला है वहाँ पे सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे अगर होता है आपका ये वाला यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बिना वाटर के स्प्लिटिंग के ये सब हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे NADPH की फॉर्मेशन तो कहीं हो ही नहीं है, सिर्फ ATP ही ATP बन रहा है। और आप आगे जाके देखेंगे कि NADPH तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ATP मिल गई चलो ATP तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नो। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी एनर्जी रिच। सिर्फ ATP ही नहीं बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपको पता होनी चाहिए, जो ATP है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा मतलब है जो आपके शुगर्स हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड या कह सकते हैं प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स या कह सकते हैं लिपिड्स, इन सबको सिंथेसाइज करना मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। और बल्कि ह्यूमंस में भी ये सिंथेसाइज ज़रूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं, बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हम ऐसे जो आपके फैटी एसिड्स हैं या फिर कह सकते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये सिंथेसाइज होते हैं हर ऑर्गेनिज्म में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ATP और NADPH। ATP में से जो आपका फॉस्फेट ग्रुप टूटेगा तो एनर्जी मिलेगी, और NADPH में से भी कुछ एनर्जी और साथ में उसका जो हाइड्रोजन होता है बहुत ही एनर्जी वाला, वो दोनों यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी मटेरियल। तो यहाँ पे अगर सिर्फ आपका ATP फॉर्म होगा, NADPH बनेगा ही नहीं, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं भी आगे जाके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहते थे, जो मेन मकसद था आपका फोटोसिंथेसिस का, वो ही खत्म हो गया है। तो जब आपका आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं और जो मेन फंक्शन है वो परफॉर्म होगा ही नहीं, तो क्या होगा, एक टाइम के लिए तो आपका ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये बहुत तेज चलेगा। हम आगे एक बार पढ़ लेते हैं, आप ज़्यादा समझेंगे। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बट इज साइकिल बैक टू PS1 को ही वापस मिल जाता है। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन लास्ट में मूव करते करते NADP प्लस के पास चला गया, NADPH प्लस H प्लस बना लिया, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 के पास यानी P700 के पास ही वापस आ जाता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन साइक्लिक फ्लो hence result only in the synthesis of ATP, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, यानी कि साइक्लिक जो स्कीम है उसमें सिर्फ आपका ATP की सिंथेसिस ही होती है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के आगे जाके आपको नुकसान भी दिखेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन also occur when the only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर are available for excitation, यानी कि अगर कोई भी लाइट सोर्स है ही नहीं 680 नैनोमीटर या उससे कम की, तो नेचुरल सी बात है 680 नैनोमीटर पे वर्क करता है जो आपका PS2 है। अगर उस वेवलेंथ की या उससे कम वेवलेंथ की कोई लाइट प्रेजेंट ही नहीं है तो PS2 डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। उस टाइम जितने भी PS1 होंगे वो अकेले वर्क कर रहे होंगे, और जब वो अकेले वर्क करेंगे, उनको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं मिलेगी, तब वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खुद को ही वापस करते रहेंगे, जिससे ATP तो बनेगी लेकिन कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आगे आई थिंक आप समझ गए होंगे। देन वी सी द कीमियोऑस्मेटिक हाइपोथेसिस विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इसको जो है अभी भी हाइपोथेसिस कहा जाता है, बट अभी भी
इसी के ऊपर मान के हम चल रहे हैं। जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो बेसिक लेवल पे यहीं से स्टार्ट होती हैं कि हाइड्रोजन के पास होने से या फिर प्रोटॉन के पास होने से एटीपी की सिंथेसिस होती है। बेसिक यही है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो हम अभी जानने वाले हैं व्हाट इज कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। Let us now understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast। यानी क्लोरोप्लास्ट में ATP एक्चुअली बनती कैसी है। ऊपर हमने देखा कि एक रिएक्शन टाइप एरो बनाई दी गई कि यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन गया और ATP बन गई, बट एक्चुअली वो प्रोसेस हो कैसी रही है हम उसको डीप में जाके समझने वाले हैं कि ATP जो एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट है ये मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है। द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को यानी ATP की सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा है, उसका एक्सप्लेन करने का एक तरीका है आपका कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये माना गया है कि आपने रेस्पिरेशन पहले पढ़ रखा है, बट अगर आपने नहीं पढ़ रखा तब भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो आपका प्रोटॉन है या फिर H+, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ अकेला प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो उसे प्रोटॉन ही कहेंगे। दिस टाइम दीज मेम्ब्रेन्स आर थैलाकॉइड। यानी कि होता क्या है कि जो आपका प्रोटॉन है उनका एक ग्रेडियंट बनाया जाता है। यानी कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे और दूसरी जगह पे उसके मुकाबले बहुत ही कम प्रोटॉन्स होंगे। उसके मुकाबले मैंने कहा है वहाँ पे भी कुछ प्रोटॉन्स होंगे बट बहुत ही कम होंगे जो दूसरी जगह है उससे। तो जो प्रोटॉन्स होंगे वो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलना चाहेंगे। जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ बहुत तेज़ी से रश करेंगे, और जब भी वो रश करेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको पता है वो एनर्जी लूज़ करेंगे। कोई भी अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाता है तो एनर्जी को लूज़ करता है, और वो जब एनर्जी लूज़ करेंगे तो उस एनर्जी को यूज़ करके आप बना सकते हैं क्या, ATP। There is one difference though, here the proton accumulates in towards the inside of the membrane। वहाँ पे क्या हुआ था, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट हो गए थे आपके प्रोटॉन्स। आई एम रियली सॉरी, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, ग्लिच आ गया था, तो हम यहाँ से दोबारा से करेंगे। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन से इन फोटोसिंथेसिस। देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन accumulates इन टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं जो आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यानी कि इन द ल्यूमेन जो कि इनर स्पेस होता है। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स accumulate इन द मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ETS। यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि मेम्ब्रेन के बीच के जो स्पेस होता है वहाँ पे जो प्रोटॉन है वो एक्यूमुलेट होते हैं इन रेस्पिरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे तो जो ग्लिच हो गया था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो प्रोटॉन है वो उनका एक ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब एक जगह बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हो जाएंगे यानी कि H+ आयन, और एक जगह बहुत कम हो जाएंगे। इसकी वजह से वो अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग फ्लो होते हैं। तो ये जो ग्रेडियंट है वो बनता कैसे है, वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। यानी कि हमने जो ऊपर जो प्रोसेसेस पढ़ी जिससे ATP बन रही थी या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, दोनों एक ही बात है। तो उस प्रोसेस को हमें थोड़ा समझना होगा ये समझने के लिए कि आखिर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है, राइट। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो सिंस फर्स्ट हमारा जो रीज़न है वो है ये कि सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर accumulate विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ये तो एक कॉमन सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जो PS2 है वो प्रेस्ड साइड में होती है और उससे ही रिलेटेबल यानी कि उसी के आसपास होता है आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, तो वो होता है मेम्ब्रेन के इनसाइड में। तो मेम्ब्रेन के इनसाइड में अगर वाटर स्प्लिट होगा तो H+ भी मेम्ब्रेन के अंदर ही रिलीज होंगे, राइट, ल्यूमेन में ही रिलीज होंगे। तो ये आपका पहला रीजन हो गया। देन वी कम टू द सेकेंड रीजन, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि इस साइड साफ दिखाई दे। Yeah. So the second reason is as electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, वैसे प्रोटॉन्स का भी जो है कैरियर एक होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाता है, प्रोटॉन को बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। वो इसी तरीके से वर्क करता है। उसका नाम आप देख सकते हैं पे प्लास्टोक्विनॉन
यहाँ पे आप देख सकते हैं PQ नाम इसका दे रखा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो देख सकते हैं आप PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन है ये, जो कि बाहर जो आपका ये H प्लस आयन था उसको पकड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर से इसने लिया और अंदर लाके छोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन को ही PS2 से पकड़ के साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे देगा। तो ये एक डिफरेंस होता है, राइट। देन वी हैव द थर्ड रीजन, थर्ड नहीं इसके आगे पहले पढ़ेंगे। दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन is and its electron do not and transfer its electron not to an electron carrier but to a hydrogen carrier। जो प्लास्टोक्विनोन है आपका वो स्पेसिफिकली आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, वो एक्चुअली आपका स्पेसिफिकली प्रोटॉन कैरियर है। प्रोटॉन को कैरी करने के लिए उसका मेन फंक्शन है। तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको प्रोटॉन भी चाहिए, क्योंकि वो वर्क प्रोटॉन के मूवमेंट पे ही करता है। तो वो प्रोटॉन को मूव कराएगा, वो खुद मूव होगा प्रोटॉन को ले जाने के लिए, तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी मूव हो जाएगा। मतलब हमारा काम तो हो जाता है लेकिन साथ में एक प्रोटॉन भी मूव हो जाता है। Hence this molecule removes the proton from the stroma while the transporting the electron। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते टाइम स्ट्रोमा में से ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक प्रोटॉन भी निकाल देता है। When this molecule passes on to its electron to an electron carrier on inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen side of the membrane। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ये आगे पहुंच जाता है तो प्रोटॉन को भी ल्यूमेन में डाल देता है स्ट्रोमा से, राइट। Then we see the NADP reductase enzyme located on the stroma side of the membrane along with the electron that comes to the acceptor of electrons of PS1। Protons are necessary for reduction of NADP plus to NADPH। NADP plus को H plus आयन यानी कि प्रोटॉन दोगे तभी तो NADP H plus में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए प्रोटॉन चाहिए। तो बाहर जो प्रोटॉन थे वो NADP प्लस ने ले लिए, थोड़े बहुत और जो थे वो प्लास्टोक्विनोन ने अंदर भेज दिए, और बाकी जो प्रोटॉन नए बन रहे हैं वाटर स्प्लिटिंग से वो पहले से ही ल्यूमेन में बन रहे हैं। तो कॉमन सेंस ये है कि ल्यूमेन में बढ़ता जाएगा और जो बाहर स्ट्रोमा है उसमें कम होता जाएगा, NADPS लेता जाएगा उसे। Hence, within the chloroplast, proton in the stroma decreases the number while the lumen there is accumulation of protons। This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH in lumen। क्या होता है कि जैसे जैसे आपका H प्लस जहाँ पे ज़्यादा होता है, आपको पता है कि pH यानी कि एसिडिटी, जिसका जो जितना एसिडिक होता है उसका pH उतना ही कम होता है। एसिडिक होने का मेन वो क्या है, आप मतलब वो बचपन वाली बात भी पता है कि उसके अंदर H प्लस होने चाहिए। तो जितना ज़्यादा H प्लस उतना ज़्यादा एसिडिक और उतना ही कम pH। तो H प्लस के बढ़ने से ल्यूमेन का pH भी बहुत ही कम होता है। Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP। आखिर हमें जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है उसमें इतना इंटरेस्ट है क्यों क्यों पढ़ रहा है इतनी देर से? इसीलिए क्योंकि यही जो ग्रेडियंट है यही आगे जाके टूटेगा डेफिनेटली। अगर कोई भी चीज़ अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चली जाती है तो बाद में तो ग्रेडियंट खत्म हो जाता है, दोनों जगह कंसेंट्रेशन सेम हो जाता है। तो यही ग्रेडियंट जब प्रोटॉन ग्रेडियंट आगे चल के टूटेगा तो इसी की एनर्जी से आपका ATP सिंथेसाइज होगा, और ATP तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, उसी की स्टडी तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane। यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन यानी बीच की मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपका प्रोटॉन है वो मूव कर जाता है, राइट। देन आगे हम देखते हैं चैनल ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेटेज। होता क्या है कि ये जो आपका प्रोटॉन है ये एक ATP सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम होता है। आपका एंजाइम का मतलब पता होगा कि वो मोस्टली प्रोटीन होते हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली ATP सिंथेटेज एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है और एक पूरा अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। तो वो जो है दो स्ट्रक्चर्स का मेनली बना होता है, CF0 एंड CF1। जो CF1 है आपका एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, जो कि आपका आधा एम्बेडेड होता है इन द मेम्ब्रेन। ये अगर मेम्ब्रेन है तो आधा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और आधा बाहर होता है। इसे स्टॉक या फिर डंठल भी कह सकते हैं। और ऊपर एक बल्ब शेप्ड इसी का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं CF0। CF0 कह लीजिए, CF0 कह लीजिए, सॉरी CF0 ये है, CF0 ये है आपका CF1। तो ये दोनों जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं ATP सिंथेसिस के लिए। तो होता क्या है कि ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ये हो गया CF0 और ये है आपका CF1, राइट। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं।
राइट। हाँ, तो होता क्या है कि यहाँ पे आपका जो है H प्लस आयन जो है बहुत ज़्यादा है। H प्लस आयन यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। तो ये H प्लस जो है यहाँ से मूव करते हैं मेम्ब्रेन में। और कहीं आपको पता होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिकली एक्टिव या फिर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें कभी भी अलाउड नहीं होता है मेम्ब्रेन के थ्रू पास करना, क्योंकि मेम्ब्रेन बाहर से बाहर से हाइड्रोफोबिक होती है, राइट। तो जो प्रोटॉन है वो CF0 यानी कि उस चैनल के थ्रू पास करते हैं। जब ये पास करते हैं तो CF1 में जाके, हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, चलिए। द ATP सिंथेज एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वन कॉल्ड एज CF0 इज एम्बेडेड इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह आधा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, एंड फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी कि CF0 ही वो प्रोटीन पार्ट है जिसके थ्रू आपका प्रोटॉन पास होता है। और एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जिससे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज ही पास हो सकती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, आपको पता होगा। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड द CF0। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही हो तो मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ी ही स्लो करके देख लीजिए। द अदर पोर्शन इज कॉल्ड द CF1 एंड द प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की साइड में वो चले जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज कन्फर्मेशन चेंज इन CF1 पार्टिकल ऑफ द ATP synthesis which make the enzyme synthesize several molecule of energy packed ATP। होता क्या है कि मेनली यहाँ पे एक्चुअली अगर मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ सेल में आप देखेंगे तो हजारों लाखों प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट होता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार में 2 4 10 ही प्रोटॉन्स जाएंगे। एक ही बार में धड़ल्ले से अगर आप एक सेकंड में भी गिने तो कई लाख प्रोटॉन्स पास हो जाएंगे। तो आप नहीं कह सकते कि कितने प्रोटॉन्स से कितनी ATP बनी, लेकिन अगर आप एक ग्रॉस अमाउंट पे उसे कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि इनमें जो है लगभग हर 3 प्रोटॉन्स के लिए एक ATP का सिंथेसिस होता है। कई जगह पे ये 2 होता है, आप 2 को ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे, राइट। Chemoosmosis requires a membrane, a proton pump and a proton gradient and ATP synthesis। तो आप समझ सकते हैं कि कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस था क्या। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब था सॉरी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या था कि मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के थ्रू यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा, एंड देन उस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाने की वजह से इनफ एनर्जी मिल जाएगी ATP सिंथेसिस के लिए, राइट। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स अक्रॉस अ मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट और अ हाई कंसंट्रेटेड प्रोटॉन विद इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। वो जो एनर्जी है जिससे हमने प्रोटॉन को एक्चुअली ग्रेडियंट बनाया, क्योंकि किसी एनर्जी वाली चीज को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो हमें मिली थी एक्चुअली सनलाइट से। ATP synthesis has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthesis enzyme that catalyzes the formation of energy। यही होता है कि आपका जो प्रोटॉन्स है वो जो पास होता है CF0 के थ्रू CF1 में जाके वो इतने चेंजेस क्रिएट कर देते हैं कि वो ATP की सिंथेसिस कर सके। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका फॉस्फेट है वो होता है कुछ आपका इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका O माइनस और यहाँ पे आपका O माइनस, H2PO4 आपने सुना होगा, राइट। तो उसी में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए आपने, तो H प्लस निकाल दिया आपने, तो ये बन गया। तो वो करता क्या है कि प्रोटॉन्स जो है इस वाले ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। इस वाले ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चले गए तो 2 बॉन्ड्स बच गए। ये बॉन्ड्स जाके जो है ADP के साथ मिल जाते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ मिलके ATP फॉर्म कर लेते हैं, राइट। Along with the NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthesis reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugars। तो यहाँ तक हमने समझा कि क्यों जो है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, और कैसे हम जान सकते हैं कि एक्चुअली जो अंदर डीप प्रोसेस है। मैं आपको जैसे कि आपको रिएक्शन भी दिखाया कि फॉस्फेट किस तरीके से ADP से जुड़ता है, तो किस तरीके से एक्चुअली ATP की फॉर्मेशन होती है ये हमने जानी यहाँ पे, राइट। तो अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और ATP के सिंथेसिस के बारे में जान सकें। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।